हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्शन एक अदर फिनोमेना था, रिफ्रैक्शन एक अदर फिनोमेना है। रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में क्या क्या होता है। कुछ यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे दिए हुए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। पहले स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। जैसे हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट को इन एयर या वैक्यूम हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहीं पे देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की बात करेंगे, यानी एयर या वैक्यूम में लगभग वैक्यूम और एयर तो लगभग बराबरी होते हैं। वैक्यूम में और एयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से हम लोग एक ही मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे ये अप्रोक्स वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू 299 समथिंग 299 × 10⁸ समथिंग है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन के इजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैलकुलेट करने के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लिए हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जिसको VW से डिनोट किए हैं, ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वहीं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यहीं पे स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन ऑयल की बात करेंगे तो केरोसिन में 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये स्पीड ऑफ लाइट लिखने का या आपको दिखाने का क्या मतलब है? यहाँ पे आप जब देखेंगे कि वैक्यूम है या एयर है, उसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब वही वाटर में जाते हैं, यानी कि अब यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ से एयर या गैस से हम जा रहे हैं लिक्विड में, तो जब यहाँ से एयर से गैस में गए, यहाँ पे हमारा स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। इसके कंपेयर में क्या हो गया? ये कम हो गया, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जब यहीं पे देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये इससे भी कम हो गया, इससे भी कम हो गया, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद यहीं पे केरोसिन की बात करेंगे, केरोसिन ऑयल की, तो उसमें 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि वाटर से भी हमारा क्या हो गया? स्पीड कम हो गया, यानी इसके भी कंपेयर में कम हो गया। यानी अगर 2 × 10⁸ मीटर ग्लास के कंपेयर में थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन वाटर कंपेयर में ये कम है। ये स्पीड ऑफ लाइट बताने का क्या मेरा मतलब है? स्पीड ऑफ लाइट बताने का मतलब ये है कि जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जा रही है? स्लो हो जा रही है। इसी स्लो फिनोमेना के कारण हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है एट द बाउंड्री सरफेस। जहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, तो जैसे ही एक बाउंड्री, जहां से हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम की जो बाउंड्री है, वहीं पे हमारा क्या होता है? लाइट अपनी स्पीड को चेंज कर देती है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहां पे जब लाइट स्पीड चेंज करती है तो कुछ ना कुछ होता होगा, ठीक है? उसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। यहां पे एक चीज और देखते हैं कि अच्छा, अगर एयर में लाइट है तो एयर में लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर हमारा जो मीडियम है वो चेंज नहीं होता है या सेम जैसा मीडियम रहता है, तब तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट यही रहेगी। लेकिन मीडियम चेंज करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्लो होगी या चेंज होगी। सबसे मैक्सिमम स्पीड तो यही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बाकी उसके अलावा अगर किसी मीडियम में चल जाए तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? चेंज होगी, स्लो होगी, ठीक है? तो जब एक तरह का ही मीडियम मिलता है, सेम तरह का ही मीडियम मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? या सेम तरह का है या ज्यादा चेंजेस नहीं आता तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। यानी कि हमारा लाइट जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। हमारा लाइट जो है, यहाँ पे लिखा भी है, लाइट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। यानी कि हमारा मीडियम चेंज नहीं है, मीडियम एक जैसा है, तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा? एक जैसा बना रहेगा। और स्पीड ऑफ लाइट एक जैसा बना रहेगा तो हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस भी देखने को नहीं मिलेगा, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? अब ये तो समझ आ गई बात कि रिफ्रैक्शन एक तरह से स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है तो हमको रिफ्रैक्शन फेनोमेना देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहां पे दो टर्म और लिखे हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो इसको समझने से पहले ये समझ लें कि स्पीड ऑफ लाइट जो यहां पे लिखी हुई है, जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम या एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन, ये जैसे भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं स्पीड ऑफ लाइट्स के, ये किस चीज को दिखा रहे हैं? या लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम में जा रही थी, क्यों?
स्लो हो रही है। कारण ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो क्या हो रहा है, वो डेंसर मीडियम हो रहा है। डेंसर मतलब कि जहां पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो रही है, स्लो ऑब्वियस सी बात होगी, भीड़ भाड़ होगा, यानी पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होंगे। एयर के मुकाबले में वाटर में क्या है, पार्टिकल्स ज्यादा पास पास हैं, तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो रही है। वाटर के मुकाबले जब ग्लास सॉलिड्स की बात करेंगे, ग्लास जैसे ग्लास है, तो ग्लास में और ज्यादा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स क्या है, और ज्यादा पास पास हैं। तो जब ये लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, स्लो हो रही है, तो जिसके इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स पास पास हैं, यानी जहां पे लाइट हमारी स्लो हो रही है, उसको क्या बोला गया, डेंसर मीडियम। और उसके कंपेयर में जिसमें लाइट आ रही है, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यानी जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, उसको बोल दिया गया रेयर मीडियम। अब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली रेयर मीडियम का कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे स्पीड ऑफ लाइट्स के मोशन पे। ये ऑप्टिकल डेंसर है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी और नॉर्मल जो डेंसिटी है वो दोनों अलग अलग है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो केरोसिन ऑयल से डेंसिटी, केरोसिन ऑयल के डेंसिटी से ज्यादा है। लेकिन जब हम ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन ऑयल के। केरोसिन में हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यानी कि ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमारा केरोसिन ऑयल का ज्यादा है और वाटर का कम है। आप स्पीड से देख के यहां समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्लियर हो गया कि जहां पे स्पीड ऑफ लाइट हमारी स्लो है एज कंपेयर टू प्रीवियस मीडियम, पहले मीडियम के कंपेयर में अगर स्लो है तो हमारा वो मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर। और जिस मीडियम हमारा स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्टिकल रेयर मीडियम। यानी स्पीड फिनोमेना है, ये स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड फिनोमेना है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग रिफ्लेक्शन समझते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या, यहाँ फिगर्स हम लोग समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको शो किया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जो रे आती है सरफेस की तरफ उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और आफ्टर द स्ट्राइकिंग अगर उसी मीडियम में लौट जा रही है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करके जाती है, और अगर उस सेम मीडियम में नहीं वापस लाइट लौटी, दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर गई, यानी इंसिडेंट रे जिस एक मीडियम से आ रही है लाइट, फिर आफ्टर द स्ट्राइकिंग, ठीक है, उस सरफेस से क्या होगा, ये सरफेस फिनोमेना है। रिफ्रैक्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। इस सरफेस से क्या होगा, लाइट जब ये रेयर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या हो रही है, अपनी एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जा रही है। क्यों डाइवर्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि यहां पे हमको स्पीड चेंज देखने को मिल रहा है। यहां पे स्पीड हमको चेंज होने को देखने को मिल रहा है। यहां पे हम लिखे भी हैं, एयर क्या है, ये रेयर मीडियम है। यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट किया गया है, आर यहाँ पे रेयर मीडियम को दिखा रहा है, और डी जो है कैपिटल डी है वो डेंसर मीडियम को शो कर रहा है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट यानी कि जब इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, रेयर मीडियम से, तो वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जा रही है। एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट क्यों हो रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, उसके कारण इसका एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो गई। तो यहां पे हमको ये समझ आया कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन एक स्पीड चेंज का फिनोमेना है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, जिसके कारण हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमको की टर्म्स दिख रहे हैं। नॉर्मल, जैसे प्रीवियस क्लास में हम जब रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो रिफ्लेक्शन में ही हम लोग को डिस्कस हो गया था कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल जनरली हमारे क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। जो भी हमारे सरफेस से जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे है, और जो रे दूसरे मीडियम में जा रही है अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो गया, वो क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और अगर उसी मीडियम में वापस लौट गया तो वो क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो इंसिडेंट रे जा रही थी अपने इस एक्चुअल पाथ से क्या होगी, अब एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो गई है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे
से बनने वाले जो एंगल है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। यानी अपने एक्चुअल पाथ से कितना एंगल डाइविएट हुआ, यही क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहां पर देख रहे हैं कि जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है तो लाइट अपने पाथ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इस कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी प्रोसेस को, फिनोमेना को बोला गया क्या, रिफ्रैक्शन। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है हमारी। फिर उसके बाद यहाँ पे पहले बोले थे कि रिफ्रैक्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो अपने एक्चुअल पाथ से वो डाइवर्ट हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन, इस फिनोमेना को बोला जाता है। ठीक, अब यहां पे जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो क्या 100% रिफ्रैक्शन होता है, नहीं। यहां पे पार्शली हमारा रिफ्रैक्शन भी होता है और हमारा रिफ्लेक्शन भी होता है। जब भी हमारा रिफ्रैक्शन, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमारा कुछ परसेंट, लिटिल अमाउंट हमारा रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। अब क्योंकि कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए जो रिफ्रैक्शन है यानी रिफ्लेक्टेड है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जब भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है दो डिफरेंट मीडियम में, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है दो डिफरेंट मीडियम में, तो वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमारा रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमको 3 केस पढ़ने हैं। दोनों मीडियम के, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही है तो उसके 3 केस पढ़ना है। यानी रेयर टू डेंसर जब जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है तो इसमें हमको 3 कंडीशन पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग पहला जो केस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारा लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। यहाँ पे रेयर मीडियम को हम R से शो किए हैं और डेंसर मीडियम को कैपिटल D से शो किए हुए हैं। तो जब भी हमारा लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल कहां पे बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। जब भी हमारा लाइट रेयर मीडियम से दूसरे सेकंड मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम में जाता है तो हमारा जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। क्यों बेंड होता है नॉर्मल की तरफ? अबे तो नॉर्मली अगर बेंड होना ही था तो सर अबे तो नॉर्मल भी तो जा सकता है, क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, नॉर्मल से दूर भी तो जा सकता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि जब हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है यानी कि रेयर टू डेंसर में जाता है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो सेम है, जो यहाँ पे जाने में जितना टाइम लगता है टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन टाइम यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन हमारा स्पीड जब डाउन हुआ तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, अब डिस्टेंस भी, जब स्पीड डाउन हुआ तो डिस्टेंस भी यानी कि कम होगा, है कि नहीं। जब स्पीड, टाइम तो कांस्टेंट हो गया तो स्पीड डाउन हुआ तो डिस्टेंस भी कम हुआ। यानी कि अगर सेम बोले कि इसी पॉइंट पर अगर हमको पहुंचना है, सेम इसी लेवल पे पहुंचना है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, अब यहां से यहां तक इस पॉइंट पहुंचना है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एज कंपेयर टू इस रिफ्लेक्टेड रे के, इसलिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। इसीलिए ये क्या करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा लाइट है, जब भी हमारा लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है या ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाता है तो हमारा लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है? क्योंकि स्पीड चेंज होता है। स्पीड क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है डेंसर मीडियम में जाने पे। इस कारण से हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। आपको इतना याद रखना है। एक चीज और है यहाँ पे कि जब हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा है तो ये क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्टेड रे बेंड हो रहा है तो एंगल आर क्या हो जा रहा है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है हमारा किससे, एंगल आई से। इसीलिए जब हमारा लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो हमारा एंगल आई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है एंगल आर से। और यहाँ पे जो डेविएशन आ रहा है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन आ रहा है, वो क्या होगा, अगर उसको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो तो क्या होगा, एंगल आई माइनस एंगल आर कर देंगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे और इनिशियल इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
केस टू के बारे में आप डिस्कस करते हैं। केस वन में डिस्कस होता है कि मतलब जब रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है तो हमारा लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रहा है, लेकिन जब लाइट हमारा डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा तब क्या होगा? तो केस टू में जब हमारा लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? नॉर्मल के अवे बेंड हो जाएगा। क्या होगा? नॉर्मल के अवे बेंड हो जाएगा। नॉर्मल के अवे बेंड हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे आ रहा है, यहाँ पे डेंसर मीडियम मतलब वाटर लिए हैं जो कि एयर के कंपेयर में इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो हैं पास हैं, यानी ज्यादा डेंस है एयर के मुकाबले वाटर, तो डेंसर मीडियम से लाइट आ रही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्लो है, क्योंकि वाटर है, वाटर से फिर एयर में जाएगी तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वाटर में है। अब जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे यानी एयर में जैसे ही एंटर करेगी, यानी कि रेयर मीडियम में जैसे ही एंटर करेगा तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल के अवे चल जाएगा, यानी कि सेम टाइम में वो अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यानी इसी पॉइंट पर अगर पहुंचना है तो इसका कम डिस्टेंस और इसका क्या है? ज्यादा डिस्टेंस है, तो क्या करेगा? कम टाइम में ज्यादा करेगा तो वो नॉर्मल के अवे चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारा, आपको याद रखना है बस इतना है कि जब भी हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होगा? नॉर्मल से अवे चल जाएगा। नॉर्मल क्या बताया है कि नॉर्मल क्या है? कि इमेजिनरी लाइन है जिससे हम लोग एंगल आई और एंगल आर क्या करते हैं? कंपेयर करके निकालते हैं। एंगल आई और एंगल आर हम किससे करते हैं? इससे। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस से। क्या है? नॉर्मल परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब नाम ही है कि वो परपेंडिकुलर है टू द सरफेस से, और जो कि इमेजिनरी लाइन है। तो यहां से जब हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी रेयर मीडियम में जाने पे, तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगा? अवे हो जाएगा नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना आया? यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा एंगल आई है वो लेस देन हो जाएगा एंगल आर से, क्योंकि भाई अब डिस्टेंस बढ़ गया ना, यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल से दूरी बढ़ गया, तो एंगल आर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल आई से। और हमको यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होगा, जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। ये डेल्टा ग्रीक लेटर है। क्या है? ये ग्रीक लेटर है। तो डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन को, वो क्या होगा? एंगल आर माइनस एंगल आई हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं केस 3 पे। केस 3 में यहां पे जनरली हमने क्या कर दिया? अपने इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर कर दिया सरफेस के, यानी कि हमने नॉर्मल के अलोंग कर दिया। हमने क्या कर दिया? नॉर्मल के अलोंग कर दिया अपने इंसिडेंट रे को। तो जब भी हमारा इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के, यानी नॉर्मल के अलोंग हो जाएगा, तो अब हमारा एंगल कैसे बनना था? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल बनना था, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बनना था। लेकिन जब यही इंसिडेंट रे इसके अलोंग हो गया, यानी कि नॉर्मल के अलोंग हो गया, तो एंगल आई क्या हो जाएगा? एंगल आई 0 हो जाएगा। एंगल आई जब 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अनडाइवेटेड रहेगा, यानी कि वो बेंड नहीं करेगा। यानी परपेंडिकुलर गया था तो दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो दूसरे मीडियम में भी वो बिना डेविएट किए अपने सेम पाथ से वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। यानी अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज तो होगी, लेकिन वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा। कब? जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग होगा, यानी कि सरफेस से जो मीडियम का सरफेस है उस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा तब। तो यानी कि एंगल आर भी जब है तो एंगल आर भी नॉर्मल के अलोंग हो गया, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो जब हमारा इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होगा सरफेस के तो एंगल आई क्या होगा? एंगल आई 0 डिग्री होगा। एंगल आर भी क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो अपना पाथ को चेंज नहीं करेगा, वो क्या होगा? अनडेविएटेड रहेगा। अब चाहे वो रेयर से डेंसर हो, डेंसर से रेयर हो, अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो डेंसर से अगर रेयर में भी जाएगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। डेंसर से रेयर में जा रहा है तो उस समय भी हमारा स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा। जो सेम पाथ है उसी पाथ से चला जाएगा। कब? जब हमारा जो इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तब। ये 3 केस हम लोग देख लिए। तीनों केस में हमने पहला क्या केस देखा? केस पहला देखा कि जब भी हमारा जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है। जैसे कि एयर से वाटर में जा रहा है या एयर से ग्लास में जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है। दूसरा केस में हम लोगों ने देखा, दूसरे केस में देखा कि जब भी हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, यानी कि वाटर से एयर में जा रहा है या ग्लास भी ले सकते हैं, ग्लास भी डेंसर है, तो ग्लास से एयर में जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे तो नॉर्मल चले जा रहा है। और तीसरा कंडीशन में है कि जब हमारा केस थर्ड, जब हमारा इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल, यानी कि सरफेस से मीडियम के सरफेस से परपेंडिकुलर हो जा रहा है, तब वो बिना डेविएट किए चला जा रहा है। बिना डेविएट किए यानी अनडेविएटेड वो दूसरे मीडियम में चला जा रहा है। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर 0 हो जा रहे हैं।
तो अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रीवियस क्लास में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे कि जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, इसी बुक में सेकंड भी लिखा रहता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमारा फर्स्ट लॉ था, और सेकंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इन अ सेम प्लेन, यही दो लॉ थे। यहां पे जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करते हैं तो वहां का एक लॉ और यहां का एक लॉ, यानी रिफ्लेक्टेड रे का लॉ और रिफ्रैक्टेड रे का लॉ सेम हो जाता है। सेकंड लॉ वहां पे, जैसे वहां पे क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां पे मिल रहे हैं, ये कहां पे मिल रहे हैं, इसको बोला गया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोला गया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब क्या होंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, सेम प्लेन कहने का मतलब यहां पे ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, तो इसी पे हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे भी लाइक करेगा। मींस कहने का मतलब ये है कि ये मेरा हैंड है, तो इस पे अगर मेरा इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी हमको इसी हैंड पे ही मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे प्लेन पे चला जाएगा। प्लेन यहाँ पे इन द सेंस कहने का मतलब ये है, सीधे से बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। प्लेन का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे इस पे है तो रिफ्रैक्टेड रे भी है। मतलब अगर प्लेन की बात करें तो देखिए, एक ये एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो पूरा एक प्लेन बना रहा है ना ये प्लेन, तो इसी प्लेन पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस प्लेन से ये ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा, ऐसे इंसिडेंट रे आया और ऐसे बाहर की तरफ निकल गया, या ऐसे इंसिडेंट रे आया, रिफ्रैक्टेड रे अंदर की तरफ चला गया। उसका कहने का मतलब है अगर हमारा इंसिडेंट रे ऐसे है, अगर ऐसे आ रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसे ही होगा। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी पे रहेगा। और अगर बात करेंगे ऊपर वाले, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन पर रहेगा। तो प्लेन कहने का मतलब यह है कि इसी प्लेन पे लाई करेगा, जिस पे इंसिडेंट रे है उसी पे हमारा रिफ्रैक्टेड रे भी रहेगा। तो पहला लॉ क्या हो गया हमारा, पहला लॉ हो गया इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ की बात करेंगे तो सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल लॉ भी कहते हैं। स्नेल लॉ इसलिए कहा जाता है कि एक हमारे डच साइंटिस्ट थे, विल्ब्रॉड स्नेल्स, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे सेकंड लॉ रखा गया है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि, लेकिन यहां पे ध्यान दें, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यहां पे ये ध्यान रखने वाले कि ये जो बात बोला गया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, कब होगा, जब हमारा पेयर ऑफ मीडिया सेम होगा। पेयर ऑफ मीडिया का मतलब, जैसे कि पेयर ऑफ मीडिया का मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर हम एयर ले रहे हैं, रेयर मीडियम में एयर ले रहे हैं और डेंसर मीडियम में हम वाटर ले रहे हैं, तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम यानी कि एयर और वाटर फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में एयर रख लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले कंडीशन में एयर और वाटर लिए, दूसरे कंडीशन में हम उसी एंगल पे एयर लेके दूसरे में हम ग्लास ले लिए, तो फिर हमारा क्या होगा, ये वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया यानी कि जो दो मीडियम ले रहे हैं वो कांस्टेंट ले रहे हैं। और ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे है, ये हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, और ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। तो यहां पे जब भी इंसिडेंट आ रहा है तो ये बनेगा एंगल आई और ये बनेगा एंगल आर, ये एंगल आर बनेगा। तो इस एयर यानी कि यहाँ पे रेयर मीडियम हमारा एयर है और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है या ग्लास ले लें, जो भी ले लें, लेकिन दोनों फिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारे एंगल आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारा एंगल आर भी चेंज होगा। एंगल आई, मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल आई हम पहले ले लिए हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे हमारा कुछ एंगल आर की वैल्यू आएगी वो समथिंग। फिर उसके बाद एंगल आई की वैल्यू हम चेंज करके 60 से 45 पे ला गए थे, यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू भी और कम होगी।
समझ आ रही बात। फिर एंगल आई की वैल्यू और कम करेंगे 30 डिग्री तो इसकी वैल्यू और कम होगी। जब भी इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो वो हमेशा हमको कांस्टेंट वैल्यू देगी हर बार, यानी एंगल आई यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ आई या साइन ऑफ एंगल आर की वैल्यू जो भी हमको मिलती जाएगी वो बार बार हमको कांस्टेंट मिल जाएगी। कांस्टेंट मिलते जाएगी कब? जब हमारा पेयर ऑफ मीडिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी एयर और वाटर लिए तो एयर और वाटर ही होना चाहिए, एयर और ग्लास लिए तो एयर और ग्लास ही होना चाहिए। ठीक है, यही बोलता है साइन ऑफ, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहां पे साइन के सारे टेबल के चार्ट में दिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सारी वैल्यू दी हुई है कि कितने कितने एंगल पे कितनी कितनी हमारी साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर की वैल्यू आती है। ठीक है, तो क्योंकि इसने इसलिए ला दिया था। और यही जो कांस्टेंट आता है, ध्यान दे लीजिएगा, यही जो कांस्टेंट आता है यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू 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 बोले तो म्यू एक ग्रीक लेटर है, ये डिनोट करने के लिए होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। म्यू ऐसे बनता है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने का एक लेटर है। तो साइन आई बाई साइन आर जनरली हमारे स्नेल लॉ किसको बताता है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही बताता है। साइन आई बाई साइन आर जो कि इक्वल टू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है? यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।